ये बात है 2005 की, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मैं जॉब की तलाश में था। मेरा एक दोस्त एक बैंक में काम करता था, उसने बड़ी मुश्किल से एक रेफरेंस लगाया पाकिस्तान तकाफुल में अकाउंट्स की जॉब के लिए। अब जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे पहले मैंने दिन रात तैयारी करी, तमाम अकाउंट्स की चीज़ें देखी, फाइनेंस की चीज़ें देखी, क्योंकि मैं उस वक्त ट्यूशन भी पढ़ाता था, जॉब भी करता था, खुद भी पढ़ता था। तो मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट थी वो चीज़ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किसी तरह मेरी नौकरी लग जाए। बहरहाल जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करी, फिर यार तुमने अपनी जो सीवी है बिल्कुल सही से सेट कर ली है। मैंने बोला यार वो बस पिछली दफ़ा जो अपडेटेड थी वही है। कहने लगा नहीं मुझे फ़ौरन भेजो, मैं उसको एक दिन नज़र देख लेता हूँ और तुम्हें दोबारा भेज देता हूँ। अब उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह इतना ज़्यादा होता नहीं था। एक दुकान पर अपनी मोटरसाइकिल रोकी और वहाँ से ईमेल करवाई। उसने वहाँ से सही की, दोबारा ईमेल करी, हमने वहाँ से प्रिंट ले लिया दुकान से और देखा भी नहीं कि उसने किया क्या है। अब वो सीवी लेके मैं पहुँच गया वहाँ पे पाकिस्तान तकाफुल के ऑफिस में। जो वहाँ हेड ऑफ फाइनेंस था उसने हाथ में रिज्यूमी ली। अब मेरे जहन में चल रहा है मुझसे फाइनेंस के सवाल करेगा, अकाउंट्स के और इधर उधर, और मैं पूरी तरीके से तैयार था। उसने सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया, ये रेज्यूमी तुमने खुद बनाई है? एकदम मैं खटक गया उस वक्त और मैंने कहा जी सर मैंने खुद बनाई है, क्योंकि एक्चुअली बनाई तो मैंने खुद ही थी। अब मेरे दोस्त ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की थी। उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने छोटी मोटी जॉब्स की थी स्कूल की, मैं सबसे पहले उसने एक ऐसा अंग्रेज़ी का वर्ड लिख दिया था जिसका मुझे पता नहीं था। सीएफओ ने छूटते ही उस वर्ड को पुकारा और बोला इसका मतलब क्या है। और यकीन मारें मेरी पूरी ग्रेजुएशन, सारी इंटरव्यू की तैयारी सब फेल हो गई, क्योंकि उस एक वर्ड का मतलब मुझे नहीं आता था। और उस सवाल के बाद उसने अगला सवाल नहीं किया और मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। जी हाँ बच्चों, वोकैबुलरी इतनी इम्पॉर्टेंट है ना ज़िंदगी में कि ये आपको एक स्पेशल एज देती है ज़िंदगी में। उसके अलावा हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो रही हो आपको इस टॉपिक में ना, लेकिन जब आप इस पूरे टॉपिक को सुनेंगे, समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इसको लेके आना है, कैसे लर्न करना है, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको हमने इग्नोर किया हुआ था। तो चले आए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि स्मार्ट लगें और फोरस्टॉल एम्बेरसमेंट भी आपकी ज़िंदगी में हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप वोकैबुलरीज़ को याद करें और उसको लर्न करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी ईसोटेरिक किस्म की सिचुएशंस और अल्फाज आ जाते हैं, या ऐसे बिजनेस पार्टनर्स या क्रिटिकल किस्म की सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि बात ही क्या हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान जो है मजबूर हो जाता है कि उसको कुछ समझ में ना आए और वो शर्मिंदा हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट लगें और आप चीज़ों को अच्छे से समझें, तो आपको वोकैबुलरीज पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आप लेक्सिकन हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक किताब है शेक्सपियर की। ये समझ लें कि इस तरह की जो किताबें होती हैं ना, वो पूरी एक इसके अंदर पूरी अलग ही ज़बान होती है। इस पूरी ज़बान को समझने के लिए, यानी कि है अंग्रेज़ी, इस वक्त 1.5 बिलियन पीपल हैं पूरी दुनिया में जो कि अंग्रेज़ी बोलते हैं, और 1 मिलियन से ज़्यादा वर्ड्स हैं इसके अंदर, और हर साल 8,500 वर्ड्स इसमें समझ लें कि ग्रो हो रहे हैं ज़बान में। तो ये अब होता क्या है कि ये वर्निकुलर कहलाता है, यानी कि जो मदर टंग समझ लें या कोई ऐसी ख़ास ज़बान जिसमें कोई ख़ास काम हुआ हो, उस किस्म की ये किताबें होती हैं जो शेक्सपियर वगैरह की होती हैं। तो इसको पढ़ने से, इस तरह की हिस्ट्री को देखने से आपकी वोकैब्स अच्छी होती हैं और आप लर्न करते हैं इससे बहुत ज़्यादा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्लासिक्स को पढ़ो। क्लासिक्स यानी कि जैसे मैंने भी आपको शेक्सपियर की किताब दिखाई, ठीक है ना, इस तरह की किताबों को कहते हैं कि क्लासिक्स को पढ़ा जाए। क्यों? होता क्या है इससे? देखिए आजकल जो सेट का टेस्ट होता है, जीआरई का टेस्ट होता है, इन सब में इस तरह के क्लासिक जो लिटरेचर होते हैं उसमें से वर्ड्स आते हैं और आपके वो टेस्ट में जो है इसको देखते हैं कि आपको उनके मतलब आते हैं या नहीं। तो उसके लिए इस तरह की क्लासिक्स जो है वो बहुत आपको हेल्प करेगी। मिसाल दूँ, अच्छा इस किताब में मुझे याद है वो हॉक्स होते हैं ना, वाइल्ड हॉक्स, उसको इसमें इस्तेमाल किया गया, मैंने यहाँ लिखा है हैगेट्स के तौर पे।
उसके अलावा एक होता है हेमलॉक, जो कि एक प्लांट होता है, उसको इस किताब में कहा गया है कैक्सी, ठीक है ना। तो ये इस तरह के वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो अगर आपको नहीं पता हो तो इस तरह के टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें आप पास नहीं कर पाते, तो ये इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि देखिए रूट्स को समझें। रूट्स को समझना क्यों लाजमी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुछ दिन पहले एक मैंने वर्ड पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटरी। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि वो दरिया जिसमें से जो स्ट्रीम निकलता हो पानी का, और वो पलट कर किसी बड़े दरिया में ना गिरे या उसी दरिया में वापस ना आए, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। उसी से एक सिस्टर वर्ड निकलता है ट्रिब्यूटरी। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी रिवर में से कोई स्ट्रीम निकले और दोबारा निकलकर उससे बड़े रिवर में जाकर गिर जाए तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये पूरी कहानी सुनाने से बेहतर है कि वो एक वर्ड अगर इस्तेमाल कर लिया जाए और उसका मतलब आता हो, तो सोचे कितना फ़ायदा होगा। तो उसकी रूट्स को समझना है आपने वर्ड्स की, तो उससे आपको मीनिंग भी समझ में आएगी और आपको इतना अच्छा लगेगा कि यार मुझे ऐसी चीज़ें पता हैं जो कि दूसरों को नहीं पता, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसमें जो आखिरी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका मेंटल होराइजन कितना बड़ा होता है। ये तो देखें होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपको जिन चीज़ों का पता ही नहीं है तो आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, आइडिया ही नहीं लाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे। तो जब आपके ये एक मेंटल फैक्ट्री है, इसमें जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, आपको उनकी मीनिंग आते होंगे, उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, उतना ज़्यादा आप वर्किंग कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और आप समझ लें कि मैं सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि मैं एक जगह मैंने काम शुरू किया था, तो वहाँ पे मैंने बिज़नेस के जो वर्ड्स होते हैं ना, बिज़नेस डिक्शनरी के, वो मैंने डाउनलोड किए थे, अपने पास सेव करके रखे हुए थे। और जब भी मुझे कोई ईमेल आती थी ना, तो मैं उसमें उसको यूज़ करता था और सब लोगों को ज़बरदस्त लगता था कि यार इसकी कितनी ज़बरदस्त वो कैप्स है। ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी आगे भी। बात करते हैं कि इफ़ेक्टिवली कैसे इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इनको याद किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि जब भी आपके सामने कोई नई वोकैब वर्ड आए तो उसको आपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करना है किसी कॉन्टेक्स्ट में। किस तरह? ये इतना आसान नहीं होता, सिचुएशंस को बनाना पड़ता है ख़ास तौर पे उन अल्फाजों को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आपको याद भी रहें और वो आपकी डेली रूटीन में आ जाए। जैसे मैंने भी आपके साथ शेयर किया कि मेरे पास जब ईमेल्स आती थी तो मैं उस बिजनेस डिक्शनरी के जो वर्ड्स थे उनको वहाँ पे इस्तेमाल करता था जानबूझ के, ताकि मुझे वो आना शुरू हो जाए। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा ये कह रहे हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के देखिए पहले मुश्किल होता था, कार्ड्स के ऊपर लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब डिजिटल फ्लैश कार्ड्स आते हैं तो आप उसके ऊपर आराम से जो है मोबाइल के ऊपर लिख सकते हैं, और दिन में 100, 200, 300, 500, 1000 दफ़ा तो आप मोबाइल हाथ में इस्तेमाल करते ही होंगे, तो उनको देख के आप याद भी कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पिक्चर्स का। देखिए मिसाल के तौर पर जब भी आप अपनी वालदा का चेहरा अपने सामने लाते होंगे जहन में, तो क्या आता होगा? माँ या मदर। तो वो वर्ड कभी चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब आप पिक्चर्स अपने जहन में लेके आएंगे ना हर वर्ड के लिए, तो वो आपको याद होना शुरू हो जाएंगे और आपके लिए इस्तेमाल करना उनको बहुत इजी हो जाएगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बल्कि इसको इस तरह समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के साथ मैं इसको रिलेट करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। वो है कि कल्चर से रिलेटेड, यानी कि जब भी आप कल्चर से रिलेटेड चीज़ें करें तो उसको ख़ास अटेंशन दें। मिसाल के तौर पे जब मैं सऊदी अरब आया था तो यहाँ लोग अरबी बोलते थे, मुझे अरबी आती नहीं थी, तो एक कल्चर का डिफरेंस आ गया, ज़बान का भी फ़र्क था। तो मैंने उन डिफरेंट कल्चर के, अच्छा उसमें इजिप्शियन भी थे, सीरियन भी थे, सब डिफरेंट किस्म की अरबिक बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा मिक्स हो गया कि मैंने उनसे वर्ड्स सीखना शुरू कर दिए। तो जब भी आप डिफरेंट कल्चर, यानी कि जिसकी भी मादरी ज़बान हो अंग्रेज़ी, उसके साथ अगर आपकी कोई बातचीत शुरू हो जाए या उसके साथ कोई रिलेशन हो आपका, तो वो आपको बेशुमार वर्ड सिखा सकता है बड़ी आसानी के साथ। उसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो है मेक इट अ फन, यानी कि देखिए जब आप चीज़ों को फ़न बना के करते हैं ना, तो आपको भी मज़ा आता है और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आसानी से आती हैं। यानी कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप सबके सामने बोलेंगे, दोस्तों यारों में, सब हंसेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर उसके बाद जब आप उस लफ्ज़ की मीनिंग सबको बताएंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा और उनको भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो इसको एक फ़न के तरीके से करें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। देखें याद रखें, जितने भी न्यू आइडियाज़ होते हैं ना, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग जो होती है,
ये तमाम उसी वक्त आएगी जब न्यू वर्ड्स होंगे आपके पास। जितने न्यू वर्ड्स आपके पास होंगे उतने न्यू आइडियाज़, उतने न्यू वेज ऑफ थिंकिंग आपके पास आएंगे और उतने ज़्यादा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कुछ ना कुछ रोज़ के 2 लफ्ज़, 3 लफ्ज़, 5, 10 लफ्ज़ जितने आप कर सकते हैं वोकैबुलरी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, ताकि जो है आप देखेगा कि वक्त के साथ साथ ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे आप मार्केट में कि आप उस वक्त मुझे भी दुआ देंगे और ये कहेंगे कि वो उस वक्त का हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।